अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, जो कि सरस्वती फिजिकल एजुकेशन की बुक DRVK शर्मा की रेफरेंस बुक से पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें बात करी जा रही है ट्रेनिंग जो स्पोर्ट्स में प्रोवाइड करी जाती है एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को, और जो डोपिन्स यानी जो टॉक्साइड्स प्रोवाइड करे जाते हैं किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। किसी भी टास्क के लिए किसी को प्रिपेयर करवाना इज़ ट्रेनिंग। ओके, तो नेक्स्ट पेज, यहाँ पे देखेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की क्या होती है। तो इनमें से कोई सी भी लर्न कर सकते हैं, हम मोस्ट सूटेबल देखते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग is a systematic process with the objective of improving an athlete's fitness in a selected activity। किसी भी एक्टिविटी में एक वो वैसा प्रोसेस, वैसा सिस्टमैटिकली ऑपरेट होने वाला प्रोसेस जो किसी भी एथलीट की या किसी स्पोर्ट्समैन की फिटनेस को इम्प्रूव कर रहा है, दैट इज़ ट्रेनिंग। और किसी भी टास्क के लिए, कोई भी गेम है या कुछ भी है, उसके लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, यानी ट्रेनिंग तो अब रोज़ होती है, यूँ तो रहती नहीं एक ही दिन की ट्रेनिंग होगी बस। दैट इज़ प्रोग्रेसिव, यानी धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है अपने एथलीट का। एंड रिकग्नाइजेज द इंडिविजुअल एथलीट्स नीड एंड कैपेबिलिटीज़, यानी किस किस पोर्शन पे उसे इम्प्रूव होने की नीड है। तो अब हम आते हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी वो प्रिंसिपल्स जो हमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, फॉलो करते हैं हम ट्रेनिंग करते टाइम। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो उसे डेली प्रैक्टिस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। इवन अगर आपके पास डे में कोई टाइम नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट 10 मिनट्स उस चीज़ को देना इज़ नेसेसरी, क्योंकि कंटिन्यूटी में अगर प्रैक्टिस होगी तभी एफिशिएंसी और प्रोग्रेस दिखेगी। सेकेंड कम्स द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, यानी कि ट्रेनिंग लोड को धीरे धीरे इंक्रीज। अब मैं कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, या मे बी कोई भी एथलीट मे बी कोई डंबल उठा रहा है, तो रोज़ अगर 40 kg का डंबल उठाता जा रहा है तो उसमें वो परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं तब भी 40 kg का ही डंबल प्रोवाइड करूँगी तो फिर वो जो प्रोग्रेस है वो स्टैटिक होएगी, वो बढ़ेगी नहीं। इसलिए प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए मेरे को उसके लोड जितना वो उठा सकता है, यानी 40 kg, उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी ओवरलोड करना पड़ेगा उसे। अगले दिन 50 kg देना पड़ेगा जब वो चीज़ कर लेगा। एंड दिस शुड बी केप्ट इन माइंड कि ओवरलोड एक सूटेबल अमाउंट का होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही दे दिया। थर्ड इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि हर एक पर्सन अलग है, उसकी बॉडी अलग बिल्ड है। तो किसी की मसल्स जल्दी रिकवर हो जाएंगी, किसी की लेट होएंगी, किसी को ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को कम की पड़ सकती है। इसीलिए जो ट्रेनर्स होते हैं उनको ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। फर्स्ट इज़ लार्ज मसल्स, जो बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं वो धीरे ठीक होती है, जबकि जो कम मसल्स होती हैं वो जल्दी ठीक हो जाती है। सेकेंड इज़ फास्ट ट्विच, यानी जो हमने स्पीड में पढ़ा था, वो फाइबर्स जल्दी रिकवर होती है देन स्लो ट्विच मसल्स से। स्लो ट्विच मसल्स फट गई या टीयर अप हो गई तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। नेक्स्ट इज़ फास्ट और एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स, जो फास्ट मूवमेंट्स जब हम करते हैं तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए, और स्लो मूवमेंट में कोई भी एक्टिविटी करें तो उसको कम टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए। फोर्थ इज़ द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। जनरल प्रिंसिपल ऑफ जनरल क्या बोलता है कि वी नीड टू परफेक्ट द बेस, यानी अगर मैं अपने अपने जो भी मेरे पास पर्सन है जिसको मैं ट्रेन कर रही हूँ, अगर उसे मैं 40 kg दे रही हूँ तो आई नीड टू मेक श्योर कि वो 40 kg में परफेक्ट है, यानी उसका बेस जो लेवल है वो परफेक्ट है, तभी आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। और वो जो नेक्स्ट लेवल पे जब हम मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक प्रिपरेशन, यानी उसको उसके और ज़्यादा इम्प्रूव करवाने के लिए जब हम देते हैं, दैट इज़ मतलब फर्दर उसको इम्प्रूव करवाने के लिए। जब तक स्टैटिक था आई नीड टू मेक श्योर कि बेस इज़ बेटर, जब तक मेरा जो सेकेंड जो मैंने 50 kg दिया है वो बेटर नहीं बन जाता। फिफ्थ इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, यानी ये चीज़ नेसेसरी है कि हम ओवरलोड एकदम से, वो आज 40 कर रहे हैं, मैं अगले दिन उसे 80 kg नहीं दे सकती, तो वो इतना इंक्रीज़ नहीं दे, या फिर मैं अगर आज 50 दे रही हूँ कल 60 अगले दिन 70, नो।
जब तक वो 50 वाला अच्छे से नहीं उठा पा रहा है, उसकी मसल टीयर अप्स हो रही है, कुछ हो रहा है, तब तक वो 50 पे ही रहेगा। तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि फिर मसल डैमेज या इंजरी हो सकती है। इसीलिए हमारे जो एथलीट है या कुछ जिनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी का टाइम ड्यूरेशन चाहिए। 6th इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी जिस चीज़ के लिए हम ट्रेन कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, मतलब जो चीज़ सामने वाला कर रहा है, जो चीज़ उसे एक्टिविटी करनी है, हम उसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब मैं किसी को रनिंग की ट्रेनिंग दे रही हूँ, एट द एंड उसको करना स्विमिंग था, सो दैट इज़ एब्सर्ड। इसीलिए अगर स्विमिंग करनी है तो मैं स्विमिंग की ट्रेनिंग दूंगी, साइकिलिंग करनी है तो मैं साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दूंगी, रनिंग करनी है तो मैं रन करवाऊंगी उससे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी मैं अगर एज अ ट्रेनर अपने एफर्ट्स दे रही हूँ, सो इट इज़ नेसेसरी कि जो मेरे से ट्रेन हो रहा है, दैट पर्सन इज़ एक्टिवली एंड विलिंगली पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रेनिंग टास्क। नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी, यानी रोज़ अगर मैं उसे 40 kg अपने उसको जिनको मैं ट्रेन कर रही हूँ उसको देती जाऊँगी, तो फिर वो बोरिंग होता जाएगा एंड अच्छा भी नहीं लगेगा। एट टाइम वो बोर हो जाएगा, उसका मन भी नहीं करेगा फिर। तो एक कोच को अपनी नई नई टेक्निक्स अलग अलग लानी चाहिए, ताकि अपने जिसको ट्रेन करें उसका इंटरेस्ट और मोटिवेशन बना रहे, बरकरार रहे। या मान लो एक्सरसाइज का नेचर, मतलब आज मैं पुलअप्स करवा रही हूँ तो अगले दिन मैं पुशअप्स करवा दूँ, कुछ आज हाथ की एक्सरसाइज तो अगले दिन पैर की एक्सरसाइज करवा दूँ, या आज अगर मॉर्निंग में कर रही हो तो कल शाम को कर लेना, ताकि इंटरेस्ट बरकरार रहे। आज आप इस ट्रेनिंग सेशन वाले रूम में कर रहे हो तो कल आप प्ले ग्राउंड में कर लेना। इन्वायरमेंट बदलना, कोई ना कोई चीज़ें बदलते रहना, ताकि उसका इंटरेस्ट और मोटिवेशन बरकरार रहे। 9th इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन। वार्म अप का मतलब होता है जब आप अपनी बॉडी में, मतलब शुरू में सब बोलते हैं कि वार्म अप करो, कुछ डांस कर रहे हो, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको क्या बोला जाता है कि पहले एक शॉर्ट वार्म अप करो। क्यों? ताकि आपका ब्लड सर्कुलेट हुए, आपकी जो मसल्स, आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा खुल जाए। पहले कुछ बड़ा चीज़ करने से पहले छोटी चीज़ करके थोड़ा खुल जाए, ये नहीं कि एकदम से भारी भरकम चीज़ करे। तो दैट इज़ वार्म अप। एंड सेकेंड इज़ कूलिंग डाउन, यानी भारी भरकम टास्क करने के बाद जो आपका ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, राइट? तो उसको कूल डाउन करने के लिए जो भी हम एक्सरसाइज या नेसेसरी कुछ भी कर रहे हैं, उसको हम कूल डाउन बोलते हैं। 10th इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी, यानी हमारे एथलीट, हमारे जिनको भी ट्रेन कर रहे हैं, उनको रेस्ट और रिकवरी दोनों की ज़रूरत है, एक सूटेबल अमाउंट की ज़रूरत है। 11th इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट्स। अब ये भी ज़रूरी है कि हम अगर अपने एथलीट को ट्रेन कर रहे हैं तो उससे रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं। ये नहीं कि हम बस ट्रेन करते जा रहे हैं, वी नीड टू मेक श्योर कि उसके रिजल्ट्स, उसका प्रोग्रेस हो रहा है और एक अच्छे रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं। अब दिस नीड टू बी केप्ट इन माइंड कि हम रिजल्ट चाहिए, बस रिजल्ट चाहिए। हम अपने एथलीट की हेल्थ पे फोकस ना करें, उसे रेस्ट और रिकवरी दें, कुछ नहीं, दूसरे प्रिंसिपल को इग्नोर कर दे इस 11th प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए। सो दैट इज़ रॉन्ग। इसीलिए यहाँ पे बोला भी गया है स्पेसिफिकली कि आपका मेन गोल ये है कि आप बाकी प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा ध्यान दो, इस प्रिंसिपल पे कम ध्यान दो। 12th वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी, यानी कितने टाइम पीरियड की आप ट्रेनिंग दे रहे हो, वो चीज़ रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। यानी जैसे मैक्रो साइकिल है, मैक्रो साइकिल लॉन्गेस्ट साइकिल ऑफ ट्रेनिंग है जो 3 से 12 महीने तक की होती है। नेक्स्ट का मीसो साइकिल जो बीच लेवल की होती है, यानी बीच ठीक ठाक टाइम की होती है, ठीक ठाक ड्यूरेशन की होती है, जैसे कि 3 से 6 हफ्ते तक। नेक्स्ट इज माइक्रो लेवल की, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होता है ट्रेनिंग का, यानी 3 से 10 दिन। अब हम आते हैं कि लोड क्या होता है। लोड को बोला जाता है कि जैसे मैं 40 kg अपना जो ट्रेन कर रही हूँ जिसको मैं 40 kg दे रही हूँ, तो क्या मैं उसको रोज़ लोड प्रोवाइड कर रही हूँ? येस। सो दैट इज़ लोड बेसिकली। और इसकी डेफिनेशन देखिए तो ट्रेनिंग लोड इज साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिमांड्स पुट ऑन द ऑर्गेनिज्म थ्रू मूवमेंट, यानी मूवमेंट हो रही है, रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट। अब मैं 40 तो दे रही हूँ, बेस तो उसका स्ट्रॉन्ग हो ही रहा ना, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो फिर भी हो ही रही है अगर मैं 40 kg भी रोज़ दे रही हूँ तो। और मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी। अब ओवरलोड, यानी जब मैं उसे 50 kg दे दूँ, थोड़ा सा उसका लोड बढ़ा दूँ, ओवर कर दूँ, यानी
ये वही चीज़ है जो सेम एक्सप्लेन करी गई थी, सूटेबल अमाउंट की हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर अभी बोल रहे हैं अगर मैं 50 kg फिर 60 kg ऐसे ओवरलोड करती जाऊँ अपने एथलीट को, तो क्या होएगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय घट जाएगी, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होने लग गया। अब वो जो ओवरलोड है वो उसे परेशान, ज़्यादा ही परेशान करने लग गया। उसके उस चीज़ को, उस स्पोर्ट्स को करने का मन भी नहीं होगा, उसका भूख मिट जाएगी, उसके इवन चोट भी लग सकती है अगर हम ज़्यादा ओवरलोड कर दें। उसके सोने में भी दिक्कत हो सकती है, मोटिवेशन चला जाएगा। नेक्स्ट इज़ अडेप्टेशन, यानी किसी भी जगह पे अपने आप को अडेप्ट करना। ठीक है, नई, जैसे अब हम 40 kg दे रहे थे रोज़, तो अब हम एकदम से 50 kg दे रहे हैं, तो उसको अब अडेप्ट करना पड़ेगा उस न्यू लोड पे। एडेप्टेशन वो प्रोसेस है लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट का, यानी एडजस्ट करना सीख रहे हो आप स्पेसिफिक स्टिमुलस पे। नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने गंवा दी उसको वापस से रीगेन करना। मान लो कोई मसल टीयर अप हो गई है, तो आप थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा रिकवर करेंगे, ताकि वो मसल जो टीयर अप हुई है वो वापस से जुड़ के स्ट्रांग हो जाए। नेक्स्ट वी कम टू वार्म अप, यानी वार्म अप का मतलब क्या होता है। ये सारी डेफिनेशंस है, इनमें से कोई भी वी कैन लर्न। नेक्स्ट वी कम टू वार्मिंग अप इंक्लूड सर्टेन एक्सरसाइज, यानी कुछ एक्सरसाइज जिससे हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं अगली एक्टिविटी के लिए, अपना ब्लड फ्लो इंक्रीज करके फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली। अब आते हैं नेक्स्ट विच इज़ टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप। टाइप्स ऑफ वार्मिंग में दो तरीके की ये वार्म अप होते हैं। फर्स्ट इज़ पैसिव वार्मिंग अप, यानी जो हम खुद से नहीं कर रहे हैं, जो हम बाहर की एक्सटर्नल, पैसिव हो जाए तो मतलब वो बाहर से है कुछ, यानी एक्सटर्नल मीन्स से कर रहे हैं, जैसे कि भारी भरकम कोई मोटे मोटे कपड़े पहनना, जैसे जिससे कि क्या होएगा, हमें गर्मी लगेगी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा तेज़ होएगा, या मसाज करके, या हॉट वाटर से में भी बात लेना, या स्टीम लेना, या सनलाइट में बैठना, या हॉट ड्रिंक्स प्रेफर करना, उन सब से क्या होएगा, हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होएगा। तो ये भी एक काइंड ऑफ वार्म अप होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू एक्टिव वार्म अप, जो हम खुद से कर रहे हैं, वो हम एक्सटर्नल मीन से कर रहे थे, या हम खुद से कर रहे हैं। इसके अंदर मेनली आते हैं मसल्स टोन अप होते हैं, बॉडी इंक्रीज़ होती है, टेम्परेचर बढ़ता है। अब कैसे? पहला है जनरल वार्म अप। इसके अंदर नॉर्मल जो भी जनरल वार्म अप जो हम आजकल हम जानते हैं, जैसे कि जॉगिंग, रनिंग, जंपिंग, स्ट्रेच करना, स्ट्राइडिंग या दूसरी एक्सरसाइजेस करना, तो ये सब आ गया वार्म अप में, जनरल वार्म अप में। नेक्स्ट इज़ स्पेसिफिक वार्मिंग अप, यानी कुछ भी स्पेशल एक्सरसाइज, मान लो स्विमिंग करनी है, तो हम अपने हाथों की स्पेसिफिकली हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं एक अलग टेक्निक से, या कोई और टेक्निक करें। जो भी टास्क हम फ्यूचर में अभी परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज करना, दैट इज़ स्पेसिफिक वार्मिंग अप। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि क्रिकेट के लिए आप बाउलिंग कर रहे हो, कैचिंग कर रहे हो, बैटिंग, फील्डिंग, ये सब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्रिकेट खेलने से पहले, ये आपकी स्पेसिफिक वार्म अप है। बैडमिंटन में फॉरवर्ड, साइडवेज, बैकवर्ड बेंडिंग, बॉडी ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, ये सब कर रहे हो ताकि आप हेल्पफुल हो। तो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो भी पर्टिकुलर टास्क आप परफॉर्म करने जा रहे हो उसके लिए। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ परफॉर्मिंग। मेथड क्या होता है? पहला है जनरल मेथड, जो भी हमने जाना था, उसके अंदर हमने सीखा था जैसे जॉगिंग था, या सिंपल एक्सरसाइजेस थे। स्ट्राइडिंग मतलब तेज़ तेज़ वो लंबे लंबे कदम लेके चलना, वो करना, या स्ट्रेच करना, या विंड स्प्रिंट्स यानी फास्ट रनिंग करना। तो ये सब चीज़ें करके हम वार्म अप कर रहे हैं, और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये एक्सटर्नल वाली थी, यानी पैसिव वार्म अप वाली। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। वार्म अप करने से होता क्या है? फर्स्ट इज़ बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी हम तब से बात कर रहे हैं। सेकेंड इज़ डिक्रीजेज द विसोसिटी ऑफ मसल्स। अब विसोसिटी काइंड ऑफ बोलो जंग, जैसे कि लोहे वाली चीज़ होती है उनमें जंग लग जाता है ना, जब हम ऑयलिंग वगैरह नहीं करते, तो इसे मानो ये मसल्स, इसे एक तरह का जंग ही मान लो कि आपकी मसल्स में वो जंग टाइप सा लग रहा है। तो अगर आप वार्म अप करते हो तो आपकी मसल्स वगैरह सब खुलती हैं ताकि आप और अच्छे से काम कर पाओ। अब मे बी डोर है, कोई डोर के आयरन में लग गया जंग, आप ऑयलिंग करते हो तो फिर वो जल्दी वो अच्छे से मूव करता है, राइट, एफिशिएंटली काम करता है। तो ऐसे ही जब आप मसल्स में वो करते हो, वार्म अप करते हो, तो आप अच्छे से काम कर पाते हो। थर्ड इज़ इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी आपके रिएक्शन टाइम को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करता है। फोर्थ इज़ मसल कैपिलरीज की रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है, यानी जो ब्लड वेसल्स, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज, तो
उनकी रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करता है, यानी रेजिस्ट कम करवाता है, वो थोड़ा खोल देता है बेसिकली आपकी बॉडी को। 5th इज इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अब ब्लड फ्लो हो रहा है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भी आसानी से तेज़ स्पीड से फ्लो कर पाता है, ट्रांसफ़र हो पाता है। नेक्स्ट इज टिश्यूज़ जो है वो आपके खुल जाते हैं। 6th इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट, यानी आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ये इन्होंने एक वो दिया है, स्टैटिस्टिक दिया है कि जब टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, यानी एनर्जी टाइप सा रेट मान लो, वो 7% बढ़ता है। 7th इज रिड्यूसेस एंजाइटी और टेंशन, क्योंकि आप कूल डाउन हो रहे हो ना, कूल डाउन तो नहीं मतलब, पर आप शांत हो रहे हो ना, आप वार्म अप करके अपनी बॉडी को खोल वगैरह करके ब्लड सर्कुलेट करके आप इम्प्रूव ही तो कर रहे हो अपनी बॉडी को। 8th इज एनहांसिंग कूलिंग एफिशिएंसी, यानी आप दूसरी चीज़ों को भी, दूसरे मैकेनिज्म, दूसरे बॉडी ऑर्गन सबको खोल रहे हो। 9th रिड्यूसेस द ब्लड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कब होता था, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो, तो अब ऑक्सीजन आ गया है, हार्ट रेट तेज़ हो रही है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है, ऑक्सीजन तेज़ आ रही है, तो आपका लैक्टिक एसिड भी रिड्यूस हो रहा है। 10th इज अवॉइड्स इंजरी। अब आप अवॉइड स्टीयरिंग ऑफ मसल्स, मतलब आप जब पहले से एक्सरसाइज थोड़ा खोल लिया आपने मसल्स, तो एकदम से वो फटेंगी नहीं मसल्स, क्योंकि आपने वार्म अप सा कर लिया। नेक्स्ट इज इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ मसल्स, यानी आप और एफिशिएंटली काम कर पाओगे, और तेज़ी से कर पाओगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तेज़ होगी, आपकी स्ट्रेंथ तेज़ होगी, आपकी झेलने की क्षमता तेज़ होएगी, आप में स्पीड और स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप कुछ स्पेसिफिक स्किल्स को बहुत अच्छे एफिशिएंटली टेक्निक से कर पाओगे। आपका जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, यानी आप कोऑर्डिनेशन, आपका फोकस अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे और कोऑर्डिनेशन बिठा पाओगे हर चीज़ में। इम्प्रूव्स द लेवल ऑफ आपकी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी, वही बात करी जा रही है। वार्मिंग अप डिक्रीजेज रिएक्शन टाइम, यानी आप रिएक्ट करना भी, क्योंकि अब आपका ब्रेन वगैरह सब खुल गया, माइंड पीसफुल हो गया, तो अब आप ये भी कर सकते हो, यानी अब आपका जो रिएक्शन टाइम है वो भी इम्प्रूव होएगा। और ये सेकेंड विन को मोर रेडिली लाता है। अब इसका क्या मतलब है, यानी अपने आपकी बॉडी को प्रिपेयर करवाते हैं। नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ लिम्बरिंग डाउन। अब ये जो जितने भी थे वो इम्पॉर्टेंस थे, इनमें से 12, कोई भी 12 वी कैन लर्न एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट इज़ मीनिंग, 12 तो काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ लिम्बरिंग डाउन। अब लिम्बरिंग डाउन क्या होता है, लिम्बरिंग डाउन को एक कूल डाउन होना ही कह रहे हैं। अब कूल डाउन यानी जो आपने कोई भी टास्क या कोई भी चीज़ कंप्लीट, पहले वार्म अप किया आपने, फिर आपने कोई टास्क परफॉर्म किया, अब टास्क परफॉर्म करने के बाद कूल डाउन होता है, जिससे कि आप जो है अपनी बॉडी को नॉर्मल स्टेट पर लाते हो। अब ये मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता रखे हैं कूल डाउन होने के लिए, जैसे कि मतलब ये हैमस्ट्रिंग, चेस्ट, ग्लूट्स, आप इनको पढ़ लो एक बारी एंड यू विल नो कि इनका मतलब क्या है। ये बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, थोड़ा स्ट्रेच करना, अपनी बॉडी को खोल लेना, ताकि आपकी बॉडी वापस से नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस क्या है लिम्बर डाउन, कूल डाउन होने का। तो सबसे पहली बात जो हमने डिस्कस करी, यानी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या कोई भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब रिमूव होने में हेल्पफुल होता है। आपकी टेंशन भी, क्योंकि अब नॉर्मल स्टेट हो गई है, अब आपकी टेंशन भी कम हो गई है। आप फेंट, आप बेहोश वगैरह या आपको बेहोशी वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि अब आप जो है अपनी बॉडी को वापस से नॉर्मल स्टेट में ले आए। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो अभी भी बढ़ेगा ही। डिक्रीज इन द लेवल ऑफ, यानी आपकी जो ब्लड फ्लो है, रेड ब्लड सेल्स हैं या ब्लड फ्लो है, वो और अच्छा इम्प्रूव होएगा। मसल्स जो है वो स्टिफ नहीं होंगी, वो जैसी अकड़ी अकड़ी नहीं रहेंगी, मसल्स भी खुल जाएंगी। हार्ट रेट रिटर्न्स टू इनिशियल स्टेज, जैसे पहले थे हार्ट रेट, अब नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल स्टेज पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ स्किल, यानी स्किल क्या होता है, किसी भी एक्शन में, किसी भी मोटर दिमाग वाले एक्शन में जब आप ऑटोमाइज्ड हो जाते हो, यानी आप इतने परफेक्ट हो गए हो, इतने ट्रेंड हो गए हो कि अब ये आपकी स्किल बन गई है, अब आप किसी चीज़ को ऑटोमेटिकली कर सकते हो, इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं, अब आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो स्किल्स भी क्लासिफाइड हैं। पहला है ओपन स्किल, यानी जो अपने कंट्रोल में नहीं होती, जो हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा ऐसा भी है जो अनप्रेडिक्टेबल सी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैडमिंटन में बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, पर आपकी जो ओपोनेंट की पोजीशन है, मे बी वहाँ कुछ ज़्यादा लाउड नॉइज़ चल रही है, कुछ हो रहा है जिससे मेरे जो ऑपोजिशन की पोजीशन जहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें किसकी गलती थी, गलती तो मे बी ऑपोजिशन
की पोजीशन की थी, जहाँ पे वो खड़ा था उस बात की थी, लेकिन फ़ायदा किसको हुआ? मेरे को, और मेरी जो स्किल है वो डेवलप हुई, मेरे को कॉन्फिडेंस भी गेन हुआ इवन। सेकेंड इज़ क्लोज स्किल्स, यानी ये प्रेडिक्टेबल होती है, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। पिछली ओपन स्किल में हम नहीं जानते थे कि कैसे हुआ, क्लोज स्किल में हम जानते हैं, हमारी टेक्निक है, हमने अगर नाइफ से इस वेजिटेबल को चॉप करना इतना एफिशिएंटली सीखा है तो हम ये जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। थर्ड इज़ सिंपल स्किल्स, यानी इसमें आपको ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग, डिसीजन लगाने की इतनी ज़्यादा कोई नीड नहीं होती। इसमें आपको बस एकदम से जैसे स्ट्रेट जंप, मतलब ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, ये बस नॉर्मल एक बेसिक स्किल जो ऑलमोस्ट सबके पास ही हो जाती है, ठीक है, या मे बी आपके पास ही हो। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स स्किल्स। कॉम्प्लेक्स में हमें अपना ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो हमें ध्यान भी लगाना ज़रूरत है। अब जैसे बैडमिंटन में शटल आ रही है, आपको स्मैश करना है, तो स्मैश करने के लिए आपको फोकस लगाना पड़ेगा ना कि शटल किस तरफ जा रही है, या आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। सिंपल में तो वो बहुत सिंपल था भाई, कोई ध्यान लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर कॉम्प्लेक्स में आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। फिफ्थ इज़ ग्रॉस स्किल्स, यानी इसमें आपकी लार्ज मसल मूवमेंट्स की तो ज़रूरत है, लेकिन आपको इतना प्रिसाइजली कुछ करने की, प्रिसाइज मतलब इतना ध्यान से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि वॉकिंग है, आपके पैरों की तो कितना वो हो रहा है, यूज़ हो रहा है, रनिंग में भी कितना यूज़ हो रहा है, लेकिन क्या उसके लिए आपको इतना कुछ ध्यान लगाने की ज़रूरत है? क्या आपको एक लाइन पे ऐसा कुछ बोल रहे कि एक ही लाइन पे चलना है? नहीं, आप कैसे भी रन कर सकते हो, राइट, एक ट्रैक होगा, बट एक लाइन पे चलना है ऐसे तो नहीं बोला जाएगा। सो दे आर ग्रॉस स्किल्स। नेक्स्ट इज फाइन स्किल्स, यानी इसमें अब आपको ध्यान लगाने की तो ज़रूरत है, लेकिन इतनी बड़ी कोई आपकी मूवमेंट, इतनी कोई मसल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल पियानो बजा रहे हो, कितने 2-3 उंगलियों की आपका काम होगा, मसल कितना काम हुआ, छोटा मोटा ही हुआ, लेकिन आपका ध्यान, फोकस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट स्किल्स, यानी ये थोड़े से टाइम की होती है, हमें पता होता है इसमें कि शुरू भी पता है हमें, एंड भी पता है कि हम कर रहे हैं, और ये छोटे से टाइम की होती है बस। जैसे कि मैंने क्रिकेट में एक गोल कर दिया है, बास्केटबॉल में गोल कर दिया एकदम से, मेरे को पता था ये मैंने किया है, और ये शॉर्ट टाइम में मैंने वो बॉल थ्रो कर दी उसके अंदर। नेक्स्ट इज सीरियल स्किल्स, यानी ये कॉम्प्लेक्स मूवमेंट से, मतलब छोटी छोटी जितनी भी स्किल्स हैं, छोटी छोटी स्किल्स लगा के, ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट स्किल्स, छोटी छोटी स्किल्स को लगाकर हम एक सीरियल में उनको परफॉर्म करके एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉन्टीन्यूस स्किल, यानी जिसमें रेपिटेशन नीडेड है। जैसे हम स्विमिंग कर रहे हैं, तो स्विमिंग में हमारे हाथ उसी साइकिल में, यानी उसी आगे पीछे ऐसे चलते रहते हैं उस स्विमिंग में, रिपीटेडली हम अपने हाथों का उस टाइप में यूज़ करते रहते हैं। रनिंग में हम पैरों का रिपीटेडली उस वे में यूज़ करते रहते हैं, तो कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो कॉन्टीन्यूस स्किल्स हैं। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल स्किल्स, जो जिसमें आप खुद अकेले कर सकते हो वो चीज़ें, उसमें आपको किसी के कोऑर्डिनेशन की या साथ की इतनी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हाई जंप या लॉन्ग जंप अकेले कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट इज को एक्टिव स्किल्स, यानी ये इसमें अब लोगों की ज़रूरत है। अब इसमें लेकिन यूँ नहीं है कि आप पार्टनर्स हो अपने बगल वाले इंसान के साथ। हेयर यू परफॉर्म द टास्क बट यू आर नॉट पार्टनर्स। आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे हैं, जैसे रनिंग कर रहे हैं, रनिंग की रेस है, आपके बगल वाला पार्टनर चल तो रहा है, बट मतलब रेस शुरू होते ही एक टाइम पे भागें आप, लेकिन क्या आप पार्टनर्स हैं? नो। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव स्किल्स, जिसमें आप पार्टनर होता है आपका, जैसे कि फुटबॉल है, आपकी पूरी टीम है, आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ चलना है, राइट। नेक्स्ट कम टेक्निक्स, यानी टेक्निक का मतलब क्या होता है? टेक्निक वो बेसिक मूवमेंट्स होती हैं किसी भी स्पोर्ट्स या इवेंट के लिए, जो भी एक तरीका होता है किसी भी स्किल को परफॉर्म करने का, एक अलग तरीका। ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान की टेक्निक एक ही हो, तो अलग अलग टेक्निक किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए हो सकती है। नेक्स्ट, ये बस टेक्निक बताइए बास्केटबॉल की, विच इज़ नॉट इवन इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टाइल, यानी किसी इंसान का स्टाइल क्या है किसी चीज़ को करने का, यानी एक ढंग कैसा है करने का। टेक्निक इज़ बेसिक, यानी ये दूसरे लोग भी अपना सकते हैं, कोई भी टेक्निक, कोई भी स्ट्रैटेजी किसी चीज़ को परफॉर्म करने की, काइंड ऑफ। लेकिन स्टाइल इज़ समथिंग जो आपका खुद का है। नेक्स्ट इज टैक्टिक्स, मतलब और डेफिनेशन एक ही बात है। तो टैक्टिक्स में बी डिफाइंड एज अ मेथड या प्री प्लान स्ट्रैटेजी जो आप बना के चल रहे हो पहले से, जिससे आप गेम को जीत सकते हो। आप इंडिविजुअल टैक्टिक्स भी बना सकते हो, आप टीम के साथ भी टैक्टिक्स बना सकते हो, जो वो वाली स्ट्रैटेजी जो आपको जिता सके। नेक्स्ट इज
स्ट्रैटेजी क्या होता है इसके अंदर कि वो प्लान ऑफ एक्शन जिससे आप लॉन्ग टर्म गोल को किसी को अचीव कर सकते हो, वो स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी का क्यों स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए। पहला है, आपकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, आप और एफिशिएंटली खेलने लग जाते हो जब आपके माइंड में एक स्ट्रैटेजी होती है। आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव होता है जब आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हो कि हाँ, अब ये जो भी स्ट्रैटेजी अपनी इस पर हमें कायम चलना है। नेक्स्ट इज एनालिसिस, आप देखते हो कि कहाँ कितना क्या चीज़ है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, तो आप एनालाइज करना भी देखते हो, एनालाइज करना भी सीखते हो। नेक्स्ट इज सिंक्रोनिसिटी, यानी ये टीम मेंबर्स के साथ होता है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि प्लेयर 1 इधर से आएगा, फिर प्लेयर 2 यानी मैं इधर से आऊँगी, फिर 3 इधर से आएगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सिंक में चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अब डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग वो चीज़ें होती है, वो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि वर्ड यूज इन मतलब सिचुएशन वेयर एथलीट्स, जो भी एथलीट्स हैं वो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस, अब ये चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं स्पोर्ट्स में लेनी, ये अनफेयर मीन्स होता है क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का, यानी मान लो मैं डोपिंग लेके अपनी मसल्स बना रही हूँ, सो दैट इज़ चीटिंग। कोई पर्सन अपनी मेहनत से कर रहा है और मैं डोपिंग लेके एकदम से बना पा रही हूँ, सो दैट इज़ जस्ट चीटिंग, अनफेयर मीन्स हो गया है, इसीलिए ये अलाउड नहीं होता है। तो डोपिंग और भी टाइप की होती हैं, और भी मतलब ये एंटी डोपिंग रूल्स होते हैं स्पोर्ट्स में जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। फर्स्ट इज़ प्रेजेंस ऑफ, यानी पहली बात तो कि ये चीज़ें हमें लेना ही अलाउड नहीं होता है या हमारे पास रखी भी नहीं होनी चाहिए। या फिर जब स्पोर्ट्स होते हैं तो जब भी नोटिफाई किया जाता है कि ये आपका स्पोर्ट्स होने वाला है, तो अगर जो एथलीट है वो टाइम पे उसका अता पता ना हो, क्या पता वो कहीं कहाँ जा रखा हो डोपिंग लेने, है ना, मतलब अब लीगल तो है नहीं लेना, तो पता नहीं कहाँ से ले रहा हो, तो अगर उसके वेयर अबाउट्स यानी कहाँ पर है अभी वो एथलीट, टाइम रहते रहते पता ना चले, तो ये एक वो समझा जाएगा कि आपने रूल तोड़ा है। या फिर उसने पता तो चलो पता चल गया, या फिर हम बोलें एक टेस्ट होता है ना कि आपने डोपिंग लिया है कि नहीं, उसका भी टेस्ट आता है, तो ये चेक करने के लिए आपको जब टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, आप सैंपल देने के लिए मना कर दो कि मेरे को ये टेस्ट लेना ही नहीं है, तो क्या समझा जाएगा, यही समझा जाएगा कि मे बी आपने डोपिंग ली है, तो वो भी एक ब्रेक ऑफ रूल्स है। नेक्स्ट इज़ कि आप किसी भी डोपिंग को मतलब पोजेस, यानी आपके घर पे, आपके कहीं पे भी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे अगर है भी तब भी समझा जाएगा। मान लिया आपने कभी कंज्यूम नहीं किया, लेकिन तभी ये ब्रीच ऑफ रूल्स है। या फिर आप पहुँचा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह डोपिंग पहुँचा रहे हो, तब भी आप दोषी समझे जाओगे। या फिर आप किसी भी एथलीट को पहुँचा रहे हो या फिर मतलब पहुँचा रहे हो कोई भी डोपिंग, तो वो भी एक जुर्म माना जाएगा, वो भी एक सज़ा मानी जाएगी, वो भी एक ब्रेक ऑफ रूल्स माना जाएगा। या फिर माना मैंने किसी को एथलीट को दिया भी नहीं है पर मैंने देने की कोशिश करी है, वो भी ब्रेक ऑफ रूल्स है। और अगर एथलीट ने लेने की कोशिश भी की है, वो भी ब्रीच ऑफ रूल्स माना जाएगा। अब बताया गया है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, यानी ये 2 टाइप की होती है, परफॉर्मेंस को एनहांस करने की सब्सटेंसेस और फिजिकल मेथड्स, यानी अपनी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं। अब कैसे, परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस में आता है पहला स्टिमुलेंट्स, यानी इससे आपके दिमाग की अलर्टनेस, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, जो भी दिमाग का फंक्शनिंग है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी, आपकी ब्रीदिंग रेट्स इंक्रीज़ होती है, ठीक है, तो ये स्टिमुलेंट्स के द्वारा होती है। इससे ये ओरली या तो आप मुंह से ले रहे हैं या मतलब मुंह से नहीं, सॉरी, या तो आपके इंजेक्ट किया जा रहा है बॉडी में, या आप अपने नोज से ले रहे हैं इसको, तो ये जो डोपिंग है ये काइंड ऑफ ड्रग ही मान लो इनको। सेकेंड इज़ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, यानी ये इनसे आपकी मसल्स ग्रो होती हैं, एथलीट और ज़्यादा अच्छे एफिशिएंटली ट्रेन कर पाते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो रिकवर, मान लो उनकी कोई मसल टीयर अप वगैरह भी होगी, तो इस डोपिन के कारण वो अच्छे से जल्दी से रिकवर करके और ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी आप ओरली लेते हो या फिर आप इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज पेप्टाइड हार्मोन, यानी ये आपके हार्मोनल चेंजेस का वो होता है, रीज़न होता है, आपके हार्मोन्स को चेंज कर देता है आपकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, कुछ ना कुछ ग्रो करवाने के लिए। फोर्थ इज़ बेटा 2 एगोनिस्ट्स, ये क्या होता है, ये अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, जैसे जो वो होता है इन्हेलर्स होते हैं, उसके अंदर फाउंड किया जाता है कि
ड्रग्स ऐसे टाइप के ड्रग्स होते हैं कि वो आपके जो अंदर का नेज़ल पैसेज है, एयर पैसेजेस हैं, उनको ओपन अप कर देते हैं अंदर जब हम इनहेलर्स लेते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है। तो इवन ये भी एक नॉट अलाउड वाली चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इससे भी अगर आप ऑक्सीजन फ्लो अपने अंदर बढ़ा रहे हो तो ये भी एक टेक्निक मानी जाएगी कि आप स्पोर्ट्स जीतने के लिए कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ नारकोटिक्स, यानी ये आपकी बॉडी में, ये आपकी इंजरी कुछ हुई है उससे या तो पेन कम कर देंगे या पूरा पेन हटा देंगे ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। नेक्स्ट इज़ ड्यूरेटिक्स, यानी ये आपकी बॉडी से जितने भी फ्लूइड्स हैं जैसे कि पानी, उन सबको रिमूव करते हैं। एक तो आपका वेट लॉस होता है, अगर आपके बॉडी से जितने भी फ्लूइड्स है, पानी है, वो सब निकल जाएगा तो अब आप वेट भी लॉस होएगा। और ये सब होते हैं वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, इन सबसे पहले लिए जाते हैं, इन सबको करने से पहले। और इवन ये जो ड्यूरेटिक्स है ये दूसरे डोपिन्स का नाम और निशान, अब जैसे एक रूल होता है ना कि आपको अपना सैंपल भेजना है डोपिन का, तो उस सैंपल में तो यही रिपोर्ट आनी चाहिए कि आपने कोई डोपिंग नहीं लिया। तो इसके लिए ड्यूरेटिक्स का भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ड्यूरेटिक्स दूसरे जो डोपिन्स हैं उनका नाम और निशान हटा देते हैं। नेक्स्ट इज ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी अब ये वही आपके पेन को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज कैनाबाइनॉइड्स, अब ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करवाते हैं। तो ये सारी हो गई हमारी फिजिकल मेथड्स। अभी हम पढ़ेंगे, ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस हो गए। अब फिजिकल मेथड्स वो होते हैं जैसे कि ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग में क्या करते हैं, ये डिफ़ाइन किया गया था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने। इन्होंने बताया कि ये क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, किसी भी एथलीट की बॉडी से पहले तो काफ़ी टाइम पहले, कुछ वीक्स पहले कंपटीशन से ब्लड कलेक्ट करेंगे लगभग 2 यूनिट्स का, फिर उसको फ्रोज़न बना देंगे, फ्रीज़ कर देंगे उसको, और कंपटीशन से 1-2 दिन पहले इंजेक्ट किया जाता है एथलीट की बॉडी में ताकि उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाए और ऑक्सीजन भी इंक्रीज़ हो जाए। तो ये इससे क्या होता है, फिर आपकी जो मसल्स है वो ज़्यादा सह पाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसको ऑटोलॉजिस ब्लड डोपिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ जीन डोपिंग। ये अभी तो नहीं आया है बट यूँ बोला जा रहा है कि ये फ्यूचर में भी आ सकता है, जिसमें आप जीन्स को एक जगह से लेके, मतलब जीन्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो एथलीट की बॉडी में, ताकि जैसे जीन्स, जैसे कि फिज़िकल स्ट्रेंथ, किसी पर्सन के अंदर फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है एंड ही इज़ नॉट एन एथलीट या कुछ भी, तो उसके जीन्स लेके आप एथलीट के अंदर ट्रांसफ़र कर दो। तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि फ्यूचर में आना पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ डोपिंग। डोपिंग लेने के क्या हानिकारक क्यों होता है। पहला है कि इनके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते हैं, आपके रिस्क ऑफ लिवर डैमेज हो सकते हैं, आपके हार्ट डैमेज हो सकता है, आपके ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, आप इवन मेन बॉल्ड भी हो सकते हैं, यानी गंजे भी हो सकते हैं, या फिर वो अपने इमोशंस कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इसके अंदर नेक्स्ट बताया कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, अगर लोगों को पता चलेगा आप डोपिंग लेते हो तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी लोगों के लिए कम होएगी। क्यों? क्योंकि लोग तो इस नज़रिए से देखेंगे कि आपने हार्ड वर्क से नहीं, आपने तो अनफेयर मीन्स से अपनी ये बॉडी बनाई है या गेम जीता है, कुछ भी सोचेंगे। थर्ड इज़ डोपिंग कैन क्रिएट अनफेयर। अब ये अनफेयर चीज़ तो है ही, ये दूसरे लोगों के लिए डिसएडवांटेज है एंड नॉट ओनली फॉर देम, ये आपकी बॉडी के लिए भी हानिकारक है, तो ये आपकी बॉडी के लिए भी एक डिसएडवांटेज है। फोर्थ इज़ मेडिकल, मतलब ये मेडिकल सुपरविजन के आउटसाइड है, यानी आप एक ऐसी चीज़ ले रहे हो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स मना करते हैं। फिफ्थ इज़ यंग एडल्ट्स, मतलब इसको आप एक ड्रग्स की तरह ही ट्रीट करो, क्योंकि इवन इसके कारण भी कई लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं इन ड्रग्स के कारण, कि उन्हें अब डोपिंग चाहिए चाहिए चाहिए, वो इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं डोपिंग्स के। सिक्स इज़ कि आप हेडेक्स आने लग जाते हैं, बहुत अजीब सा, बैलेंस बिहेवियर में तो बहुत अजीब सा बिहेवियर आने लग जाता है। हेडेक हो रहे हैं, आप जल्दी गुस्सा आ रहा है, आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हो किसी चीज़ को, डिप्रेशन में आ रहे हो, आप नींद नहीं ले पा रहे हो, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपके अंदर एब्डोमेन एरिया में आपको पेन हो रहा है, या आपको भूख नहीं लग रही है, या आपके हार्ट वगैरह में प्रॉब्लम, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहे हैं, या कोई भी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो रहे हैं।